सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे इस्लामाबाद कचहरी के खुदकुश हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम टीटीपी ने कबूल कर ली है, जबकि वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खवारिज को फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल कर दिया। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने के हवाले से ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने तफसीलात शेयर की। कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई ने खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। हमने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद कर दिया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में तमाम खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। बढ़ती दहशतगर्दी के तनाजुर में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया देकर वाज़ेह किया कि अब पाकिस्तान मजीद सब्र नहीं करेगा, जबकि UN ने मुतालबा किया है कि हमला आवरों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खबरदार कर दिया कि शिद्दत पसंद गिरोह न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त खतरा बन चुके हैं और इस सारी सिचुएशन में अमेरिका, चाइना, तुर्की, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और कतर ने इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत की है। एक जानिब ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब दिल्ली धमाके के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की मोदी की साजिशी हम देख रहे हैं, साजिश नाकाम हो चुकी है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से खुद भारतीय मीडिया अब सवालात उठा रहा है और इसे बेनकाब कर रहा है। तो सारी सिचुएशन है, एक नेक्सस बन चुका है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हारिस साहब, पाकिस्तान के वजीर दिफा का इंदिया आ जाना कि अब डायरेक्ट अफगानिस्तान में हिट किया जाएगा, एक तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब हमें सिचुएशन को खुद हाथ में लेना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या कमी बेशी पाई जा रही है जिसकी वजह से इसका कोई रिजॉल्व नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान भी एक बड़ी अहमियत का हामिल है। हम देख रहे थे कि इसके हवाले से DGISPR भी बात कर चुके हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर क्या अर्जेंटली इसमें इकदाम होने चाहिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत, जिनको अब हमें इन्फोर्स करने की ज़रूरत है? देखिए, हमने बात की है कि ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है जिस तरीके से कैडेट कॉलेज पे साउथिस्तान में वाना में हमला किया गया, और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ कोई जाने नुकसान नहीं हुआ और हमारी मुसल्लह फ़ौज ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सूझबूझ के साथ तमाम स्टूडेंट्स को और साथियों को बड़ी खैरियत से एक रेस्क्यू करवा लिया, और उसके बाद फौजी भी मार दिए। और उनका ज़ाहिर ये दहशतगर्दों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन चल रहा था अफगानिस्तान से, वहाँ उनके प्लानर्स, एग्जीक्यूटर्स, हैंडलर्स वहीं पर थे। सेकेंड, इसके बाद ये है कि ये देख रहे हैं पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर ली पीस की। हमने हर मौके पे, हर जगह पर पीस को अहमियत दी, बिकॉज वी वांटेड कि हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों, अफगान अवाम से हमारे ताल्लुकात पहले ही अच्छे हैं, हमने कभी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन ये अफगान रजीम, तालिबान रजीम जो है ये इलेजिटिमेट है। ये आपको पता है कि ये ना पॉलिटिकल इंक्लूसिव है, ना ये एथिक बैलेंस गवर्नमेंट है। कब्जा करके बैठे हुए 4 साल से, इवन ये बात में जो उनके बहुत इस वक्त उसके क्लोज हुआ है। सेकंड, हमने मुज़ाकरात किए। एक ही पाकिस्तान एजेंडा था कि प्लीज़ डोंट अलाउ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम योर ओन साइड। इन्होंने उस पर भी साइन डॉक्यूमेंट का इनकार कर दिया। वी वांटेड डॉक्यूमेंट साइन हो, मिनिस्टर साइन करें ताकि कल को ये डॉक्यूमेंटेड हो और फिर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए, हर 2-3 महीने के बाद रिव्यू किया जाए इसको। लेकिन ये नहीं समझते। अब ये ख़ास तौर पे ये जो इन्होंने अटैक किया है बच्चों के ऊपर, कैडेट कॉलेज में, देखें जिस तरह APS पर अटैक हुआ था, ये उससे ज़्यादा वर्स हो सकता था जी। ये पाकिस्तान, मैं खुद पर्सनली समझता हूँ ये पाकिस्तान पर अटैक है। जब पाकिस्तानी यूथ पर अटैक किया जाता है जो कि कल के हमारे फ्यूचर के मेहमान हैं, हमारे मुल्क के, इनके ऊपर करना ये बहुत ही अनफेयर और अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए पाकिस्तान के लिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि इनके जो हैंडलर से जहाँ भी हैं, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, दे हैव टू गो फॉर देम। हमारे पास उनकी लोकेशन भी है, हमें हर जगह का पता है कहाँ बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते हैं। वी मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट देम। 1 नंबर 2 बात यह है
कि इसके साथ जो प्रोसेस पीस का है, तुर्किया टीम आ रही है, उसके बाद अगर ईरान भी कोशिश कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, वी वेलकम। हम तो पीस को हमेशा से पहले अहमियत दे रहे हैं और अभी भी हम चाहते हैं, लेकिन इनको पनिश करना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट टेल देम कि नेक्स्ट टाइम ये इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंस, कि आइंदा कोई इसके लिए हिम्मत ना करे इस तरह की हरकत करने के लिए। एक इन्होंने हमारा इस्लामाबाद में धमाका किया, एक वहाँ पर किया है, और अभी इनका मोराल डाउन हो चुका है। लेट मी टेल यू, 1700 हमने दहशतगर्द इस साल मारे हैं, राइट। और ये इसमें इनके, यकीन करें, अभी हमें बहुत कामयाबियाँ हो रही हैं। इनके पास वेपन एमुनिशन सोफिस्टिकेटेड है, इवन देन लूज कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो वहाँ फाटा के जो नॉर्थ पाकिस्तान और साउथ पाकिस्तान के अवाम हैं, गयूर पश्तून, उनके बच्चों पे हमला हुआ है। नॉट दे शुड स्टैंड विद आर्म फोर्सेस, और वहाँ पर क्योंकि इनके बच्चों को मारने की कोशिश की गई है, जो इनके एरिए में आते हैं वो इनको फौरन के सब इनको पता चल जाए, बताना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, स्टैंड विद आर्म फोर्सेस लाइक विद केपीके गवर्नमेंट। अब एज ए पूरी कौम खड़े होके फेडरल गवर्नमेंट के साथ, केपीके गवर्नमेंट, केपीके के अवाम, एवरीबॉडी हैज टू स्टैंड अप विद आर्म फोर्सेस, ताकि इनको हमेशा के लिए ख्वारिजियों को जन्म हासिल करें। साथ ही साथ पीस प्रोसेस गोइंग, अगर बात हो जाती है, इनको इलाज है डंडा। जब इनको हमने लास्ट टाइम मारा था तो इन्होंने झंडे सफेद खड़े कर दिए थे। अभी भी जब सफेद झंडे खड़े करें, देन वी शुड टॉक टू देम एंड टॉक टू देम ऑन द हाई मॉरल ग्राउंड एंड द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर इनसे बात की जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान से जिस तरह के ट्विटर पर जो थ्रेटनिंग किस्म के मैसेज हैं, जो टोन यूज़ की गई है, उसको देखते हुए और वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है देखते हुए, क्या वो कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की एस्केलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? सेकेंडली, कि हम साथ ही साथ इस जानिब क्यों नहीं देख रहे कि चाइना एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिसके पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। सो हम चाइनीज़ को क्यों उस हद तक इंगेज नहीं करें कि वो इस मामले में कुछ मीडिएशन का किरदार करें या अपना रोल प्ले करें एक्टिवली? देखिए, हमने बुनियादी तौर पे तो सवाल आज सब हलकों पे जो उठाया जा रहा है वो ये है कि पिछले 72 घंटों में जो वाना में, न्यू दिल्ली में, जो इस्लामाबाद में हुआ है, इसका फॉल आउट है, इसके रिपरकशंस हैं, ये कैसे हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए, और रियासत लफ्ज़ यूज़ किया, ये रियासत के लिए पैगाम है। देखिए, ये बातें एक अरसे से हम कर रहे हैं। अब लीनियंसी हमने देख ली करके, हमने मजहबी रवादारी भी करके देख ली, दुनिया के अपने देखने इतने अच्छे इस्लामी ममालिक को बीच में डाला, टर्की को और कतर को। उसके बाद आप ईरान की भी कह रहा है मैं तैयार हूँ मेडिएशन के लिए। चाइनीज़ की आप बात कर रहे हैं, चाइनीज़ जो है ना वो भी कहते हैं बड़े खामोश ऑपरेटर हैं, तरीके से काम करते हैं। एक चीज़ जो बड़ी अहम है आमना, वो ये है कि दुनिया का एक ही वाहिद मुल्क है रशिया जिसने तालिबान रजीम को रिकगनाइज़ किया है। इंटरनेशनल मीडिया पे एक ख़बर चल रही है, वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि मुझे तालिबान रजीम ने मुझसे वादा किया है कि हम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें वे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, जो बार बार झूठ बोलते थे वो उसको मानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमने देखिए इसकी टाइमिंग, मतलब आप स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुनिया के 42 ममालिक में से 100 मुंदबीन हैं, और उसका मौजू भी ये पीस सिक्योरिटी है, और आप देख लें वो लोग बैठे हैं, श्रीलंका की टीम आई है, उसके बाद नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, हाई अलर्ट है, ये धमाका हो जाता है। और फिर मुझे तो वो वीडियो जो इन्होंने पोस्ट की है टीटीपी वालों ने, नकाब पोश बंदे जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम इस्लामाबाद में हमला करने जा रहे हैं। तो देखें ये सब कुछ किया गया। कुछ लोगों ने कहा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, ये हो सकता है। अब असल बात यह है कि अब बावजूद सब कोशिश करने हैं कि अगर आज एक आदमी हमना दहशतगर्द बन के अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाता है, हमारी ज़ुबान बोलता है और सहूलतकारी इसको मिलती है, तो बड़ा मुश्किल है कि आप इस तरह दहशतगर्दी को रोकें। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में इस वाक़े को अननोटिस नहीं जाएगा। ये डेफिनेटली इसके ऊपर जो मेरी इतलात हैं कि अब फ़ैसले कर लिए गए हैं। एक बड़ा फ़ैसला हमने मैं आपको बता दूं जिस पे बड़ा तेज़ी के साथ गौर हो रहा है, वो ये है कि ये इकनॉमिक लाइफ लाइन जो है ना इनकी अफ़गान रजीम की टोटली चोक कर दी जाए। 90% अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड से जो उनके मामला चलते हैं वो कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अमेरिका भी उनको पैसे दे रहा है और दूसरे ज़राए से भी पैसा आ रहा है। क्लोज टू $1 बिलियन ये ड्रग से और ये अफ्यून की काश्त करके भेज रहे हैं, और फिर अफ़गान बराए तावान, अगवा बराए तावान से ये आप अफ़गानिस्तान में बैठ के दूसरे मुल्कों से भी ये भत्ते ले रहे हैं।
अब सवाल ये कि क्या करने की ज़रूरत है। हम ना देखें, हम रोज़ाना बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान की, भाई उसकी शिकों पे अमल नहीं हुआ। सबसे बड़ा एक मसला कि जी वो कहा गया था कि सिलेबस जो है ना उसको रिवाइज़ किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन की जाएगी इनकी, सारे जितने हमारे मदारिस हैं। मौलाना सुलेमान साहब भी इख्तलाफ करते रहते हैं। भाई मेरा ख्याल है इस पर तो अब हुकूमत को किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और फिर आप देख लें जिस अंदाज से सहूलतकारी हुई है ना जी, इसको कोई शख्स जो है ना इग्नोर नहीं कर सकता कि ये जिस तरीके से लोग अंदर से मिल के सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब तो एक तो फ़ैसला ये है कि ये करना है। दूसरा मेरी इत्तलात ये है कि हम ना अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं किया जाएगा। और अब ये उन्होंने कहा है कि जी सीधा सीधा एक मैसेज है कि जी अब ठीक है, आपने जो करना है कर लें, हमने तो आपके साथ यही करना है। अभी देख लें बातचीत के दरवाजे खोले गए, बंद किए गए, कुछ भी नहीं हुआ, वो टाइम गेन कर रहे हैं। देखें ना, वो एक बात वही आती बार बार, एक जिसको कहा जा रहा है कि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, सब कुछ कर रही है। एक और बड़ी खबर है हम ना तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। देखिए आज से 4 साल पहले पाकिस्तान के 4 फॉरेन सेक्रेटरीज ने एक अंग्रेज़ी अखबार में आर्टिकल लिखा था और उन्होंने अपना निचोड़ दिया था अफ़गान तालिबान पॉलिसी अफ़गानिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा था कि जी हम हमेशा से गलती कर रहे हैं, हमने सिर्फ तालिबान के ऊपर इन्वेस्ट किया है, सारा का सारा सफारती असासा हमने, पॉलिटिकल असासा उनके साथ रखा है, जबकि हमें चाहिए था कि 40% से ज़्यादा जो लोग और हैं, उज़्बक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, नॉर्दर्न लाइन्स के लोग हैं, हमने खामखा उनको नाराज़ किया, इग्नोर किया उनको। तो ख़बरें आमना ये आ रही हैं कि चाइना और अमेरिका जो है ना वो भी सोच रहे हैं कि जी यहाँ पे रजीम चेंज होने की कोई बात हो सकती है, होती है नहीं होती है, लेकिन एक बात अपनी जगह तय है कि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। नतीजतन या किसी की बात सुन रहे हैं अफ़गान तालिबान और ओपनली ये सपोर्ट कर रहे हैं TTA वाले जो है TTP को, और नतीजतन पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब हुई है। इसमें हम ये कह सकते हैं हमारी रवादारी, हम कह सकते हैं हम इस्लामिक खुद कह सकते हैं कि हमने बहुत से हवालों से देखें ना, अभी जो बात हो रही है कि जी हर सूरत में हमने अफ़गान महाजरीन जो रह गए हैं 14 से 15 लाख रह गए, उनको वापस भिजवाना है। एक तकलीफ़ उनको बड़ी यही है जो हमले कर रहे हैं कि जी इनको क्यों वापस भेजा जा रहा है, वो मज़ीद वहाँ पे बोझ बनने, यहाँ बैठ के वो पैसे भेजते थे। लेकिन इनसे सवाल पूछा जाए कि दुनिया के किसी मुल्क में मुहाजिरीन बैठ के जो आप काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं तो नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है हम ना अब एक बड़ा भरपूर रिजॉल्व की ज़रूरत है अब। लेकिन साथ साथ पोलिटिकल लेवल पे हम देखते हैं कि PTI और आपने देखे चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की, माना को मजम्मत नहीं की उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि आप अपने पॉलिटिकल एंड्स को अचीव करने के लिए आप बड़े आपके अहदाफ जो हैं वो जो आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट असाइड अब इस वक्त हमें जो इग्नोर कर रहे होते हैं, यकजा होकर एक पेज पर आके बड़े फैसले करने की जरूरत है। और सिर्फ फैसले नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी अब उसमें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 27वीं आईनी तरमीम, उसके हवाले से मजीद डिस्कशन होगी। वेलकम बैक। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से बात करेंगे जो सेनेट के बाद आज नेशनल असेंबली से भी पास हो गई। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज भी एक हंगामा खेज दिन रहा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नेशनल असम्बली का इजलास खबरों का महवर बना रहा। तरमीम में मज़ीद तब्दीलियों की बाज़गश सुनाई दी। इस हवाले से जो वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में, और चेंजेस के हवाले से इस पर हमने देखा कि बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी ने भी इस सिलसिले में, पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं तरमीम की हिमायत की मंजूरी दी। तरमीम में तब्दीली के बाद सेनेट से मंजूरी के लिए इजलास भी तलब कर लिया गया। ज़राए का दावा है कि आईनी अदालत में जजेस की तैनाती पर मुशावरत भी हो चुकी है और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी कल बरोज़ जुमेरात को मुतवक्के है, जो एक नए आईनी बाब का आगाज़ करार दी जा रही है। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा ने 28वीं तरमीम का भी इंदिया दे दिया है। अब ये जो बार बार हम देख रहे हैं कि आईनी तरमीम का आना, इससे स्टेबिलिटी पॉलिटिकल आएगी, और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि जजेस के कंसर्न्स हैं सुप्रीम कोर्ट के या सीनियर जजेस के, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, साथ ही साथ लीगल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसी पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ हमें लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से। जब हम देख रहे हैं कि सारी सिचुएशन जो सामने आ चुकी थी, उसके बाद नई तरामीम के हवाले से बात होना, मसलन आर्टिकल 6 के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसमें भी तरामीम होगी। सो अब क्या क्लैरिटी चाहिए इस वक्त, क्या सिचुएशन है और आगे इसके क्या हम पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस देख रहे हैं?
देखिए हम ना बुनियादी तौर पे तो जिस तरीके से सेनेट से ये आपने देखा 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो गई और फिर कौमी असम्बली का इजलास, और आपने देखा कि हुकूमत को जो नंबर हैं वो चाहिए 2/3 के लिए 224, तो इन्होंने इनके पास 237 का नंबर है, 13 वोट इनके पास ज़्यादा है, तो ये डन डील थी, डन डील है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब सवाल ये है कि जिसके बाद व्हाट नेक्स्ट, तो वो एक 2 चीज़ें आई हैं। एक जो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 6 में उसमें आइनी कोर्ट का जिक्र नहीं है, सूबाई अदालतों का जिक्र नहीं है, तो वो उसमें वो आ जाएगा तो वो आसानी के साथ ये मसला हल हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई बड़ा इशू है। एक इशू जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती रही, आज भी बात हुई, यही थी कि जी ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये क्यों एक अलहदा से एक लीगल फोरम के ज़रिए होती हैं, जिसको आपने देखा था तारन ने कहा कि इंटरनेशनल सतह पे यही प्रैक्टिस है कि बाकायदा एक फोरम जो होता है वो लीगल फोरम वो ये सारी चीज़ें तय कर रहा होता है। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कोई आउट ऑफ द बॉक्स लेके आएँ, या ये जो कहा जाता है कि जी आइन को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, तो नहीं लगता ऐसी बात है। हाँ, अतर मिल्ला साहब जो आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है चीफ जस्टिस आफरीदी साहब से कि जी आप एक इजलास बड़ा बुलाएं और वहाँ पे मेक श्योर करें कि फंडामेंटल राइट्स जो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अदलिया की आज़ादी कैसी होनी। तो ये तो आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सारी दुनिया चाहती है कि हमारे बुनियादी हकूक़ जो है ना वो प्रोटेक्ट हों, अदलिया की आज़ादी हो। तो इस हवाले से तो मेरा ख्याल बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है चीज़ों की। और ये जो खदशात का इज़हार किया जा रहा था हमना कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चली जाएगी और इनके पास फैसले बड़े होंगे। हाँ, ये चीज़ है कि आइनी बुनियादों पे जो चीज़ें हैं, आइनी मुकदमात, आइनी कोर्ट जो है ना जिसके ऊपर फैसला हो चुका है, ये 2006 का फैसला है मिसाक जमहूरियत का, जिस पे साइन बाद में मिलेनियम होटल में आपने देखा कि इमरान खान ने भी किए, उसके बाद अपने मौलाना फजल रहमान भी, बाकी लोगों ने भी किए, तो वो तो इशू नहीं है। देखिए हम ना बड़ा जो इशू है ना मेरा ख्याल है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो है 28वीं आइनी तरमीम। इसमें तो ठीक है, रियासत के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गए, जुडिशरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अदारों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाया और आपने देखा मुस्तफ़ा कमाल MQM वाले भी बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो नीचे तक आना था। जो NFC अवार्ड की एक रूह थी, सूबाई इलेक्शन कमीशन, सूबाई ये प्रोमोशनल कमीशन बनने थे, फाइनेंस कमीशन, वो नहीं बनाए गए। अब देखना यही कि आम आदमी के हवाले से क्या किया जाएगा 28वीं तरमीम में। ये तो चलें हो गया, ये तो इशू कोई नहीं था, ये तरमीम आ गई, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, लेकिन वही कहा जाता है ना कि भाई जमहूरियत की ब्यूटी तो यही है कि पार्लियामेंट के ज़रिए आप कोई चीज़ अगर अप्रूव करा लेते हैं तो फिर उस पर कोई इतराज़ नहीं है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, मुझे अच्छा लगे आपको अच्छा ना लगे, ये अलग सी बात है, लेकिन नंबर गेम की बात है तो वो उन्होंने पूरी कर ली। अब सवाल ये कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है अब वो बात हो रही है हम ना देखें आम आदमी की, कि आम आदमी को उसके डोर स्टेप पे इंसाफ मिलेगा। ये जो कहा जा रहा था कि जी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नीचे आएगा, और फिर एक सबसे बड़ी बात हमने जो आपने देखा कि मिसाक जमहूरियत में थी और उसके साथ साथ PTI के मंशूर में, पीपल्स पार्टी के मंशूर में और PML के मंशूर में, वो ये था सीधा सीधा कि नए सूबे बनाए जाएंगे। देखिए नए सूबे नहीं बनाए जा रहे, अगर आप इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करते सारे इंतज़ामी मामलात को, तो नतीजतन क्या होगा। देखिए छोटे छोटे मुल्क हैं, ईरान में 32-33 जो है ना वो कहा जाता है सूबे हैं, अफ़गानिस्तान में 20 से ज़्यादा हैं, और मुल्कों में भी हैं। आप देख लें कोई 27 रियासतें हिंदुस्तान की हैं। तो हमें ये मेरा ख्याल है डिसेंट्रलाइज करना चाहिए ताकि आपके मेरे जो इश्यूज़ हैं, देखें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई, को आपकी ज़रूरत थी, चीज़ें की पूरी कर ली गई हैं, आप किसी को फ़ायदा हुआ किसी को नुकसान हुआ, लेकिन घूम फिर के बाहर आती है, जिसको मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि ये बड़ी ज़्यादती की गई है, और इसमें पीपल्स पार्टी आमना इस तरफ नहीं आ रही। देखें ना पीपल्स पार्टी बड़ी ज़्यादती कर रही है, अब उनको आना चाहिए। क्यों इनकार कर रहे हैं कि जी सूबाई आपका कमीशन नहीं बनने चाहिए फाइनेंस के, क्यों लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नीचे सतह तक जाना चाहिए, क्यों आप सुबह अब जो डिवॉल्व सब्जेक्ट किए गए थे जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, तालीम और पॉपुलेशन वेलफेयर, वो मरकज़ के पास वापस आए। सारी दुनिया कह रही है कि भाई आपका दुनिया का हाई सामना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया है 3%। तो मेरा ख्याल है फिर देखें जिस तरीके से आप देख लें, रोज़ बात होती है कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। हिंदुस्तान की एक बिल्कुल रियल चैलेंजेस है, वो भी हमें नजर आए ना, अवाम का मफाद है सारी सिचुएशन में। अब आपने कहा कि ज़रूरत के तहत ये हो तो गया, लेकिन क्या इसका तरीक़ाकार ठीक था? वकास मीर साहब से ये पूछ लेते हैं। वकास साहब, ये जो 27वीं आइनी तरमीम में जो चेंजेस अब आ रही हैं या की गई हैं, ये आइनी तरीक़ाकार को फॉलो कर रही हैं, फुली कंप्लाई करती हैं उससे? और ये तो नहीं हो सकता कि बाद में कोई लीगल चैलेंजेस पैदा हो जाए, इसको चैलेंज कर दिया जाए?
तो इनके लिए रुकावटें खड़ी हो जाएं। एक तो ये, और दूसरा ये जो एफसीसी के बारे में हम बात करें, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, आपने चूंकि पढ़ी भी होंगी जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, ओवरलैप तो नहीं करी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, या उनको अंडरमाइन तो नहीं करी उनकी पावर्स को? किस तरह से इंश्योर किया जाएगा ये इम्पार्शियलिटी को? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मधु करने का। पहले तो जो आइन में तरमीम की बात है और जो तरीका अडॉप्ट किया गया, देखिए पाकिस्तान के आइन में तरीका बड़े वाज़े है आइनी तरमीम का, और उसी तरीके के तहत ये तरमीम हुई हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें अच्छा जो वोट्स, 2 वोट्स ऐसे भी आए थे ना सेनेट से जब ये पास हुई है, तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ साइड से थे। अब क्या वो प्रिंसिपल, पार्टी प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे? वो चैलेंज तो नहीं हो सकते? देखिए अगर वो कोई चैलेंज करेगा तो उसका फ़ैसला अदालत करेगी, मगर जो आइन में वो तरीका है वो यही है कि आपको एक सर्टन नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड है, 2/3 अक्सरियत से अगर आप पास कर दें तो आइन में लिखा है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, आइनी तरमीम को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइन के अल्फाज हैं ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सोएवर। सो अगर वो कोई उसको चैलेंज करेगा तो उसका जवाब अदालत हमें दे देगी, और अब वफाकी आइनी अदालत के क़याम के बाद ये सवाल वफाकी आइनी अदालत में ही उठाया जा सकता है, एफसीसी में। सो पहली बात तो ये, वो एक अलहदा बहस है कि हम आइनी तरमीम में कौन से वोट्स काउंट करें, कौन से ना करें, क्या आइन में इसकी वजाहत होनी चाहिए। ये एक लंबी बहस है और इसमें हर एक का अपना नुक्ता नज़र हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आइन में और तरमीम अगर हमारी सियासी पार्टियां आपस में मिल बैठ के मान लें तो और हो सकती हैं। हर आइन हमेशा और बेहतर और वाज़ेह हो सकता है, मगर इस वक्त ये कहना कि किसी तरीके की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, वो अगर आप आइन के अल्फाज पढ़ें तो उसकी रूह से ये तरीका जो था वो बिल्कुल कानूनी था, और ये मामलात आइन में लिखा है कि किसी अदालत में नहीं ले जाए जा सकते। वो और बात है कि माजी में बदकिस्मती से, जिस तरह मैं पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि हम आइनी तरमीम का जायज़ा ले सकते हैं कि क्या वो तरमीम की रूह से आगे चले गए हैं, और आइनी तरमीम को भी गैर आइनी करार देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने रावलपिंडी बार केस में 18वीं और 21वीं तरमीम वाला जो मुकदमा था उसमें वो इख्तियार अपने पास रख लिया था। अब एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर उसका भी आप जवाब दे दें। ये पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कोई आइनी आप चीज़ आती है और कोई अमेंडमेंट आती है तो उस पर बड़ा शोर होता है, फ़ौरन लेबल लग जाता है कि जी रीराइट किया जा रहा है आइन को। अभी मैं देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को देखें 109 अमेंडमेंट्स की गई हैं। ठीक है 27 तरमीमें अब तक अमेरिका में हुई हैं, लेकिन जो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बरतानिया का, वहाँ से तो 250 से ज़्यादा हो गई। तो मेरा सवाल ये है कि अगर डे टू डे बुनियादों पे हुकूमतें जो हैं वो समझती हैं कि मामलात को इंतज़ामी तौर पे और अदालती तौर पे चीज़ों को ठीक करने में अगर कोई नई अमेंडमेंट आती है तो उसमें बुराई नहीं, तो इसको फ़ौरन ही लेबल क्यों कर दिया जाता है कि रीराइट किया जा रहा है आइन को, आइन से मावरा बातें हो रही हैं? जी वकास साहब। जी शुक्रिया। ये तो मेरा ख्याल है, देखें एक सियासी तनकीद होती है, इसमें कानूनी तौर पे तो कोई सच्चाई नहीं होती कि आइन को रीराइट किया जा रहा है। मसलन जिस आइन को वो कहते हैं कि आप रीराइट कर रहे हैं, उसी आइन में मुकन्नना को ये इख्तियार दिया गया है पार्लियामान को कि वो इस आइन में तरमीम करके उसको और बेहतर और वाज़े करे, और जो भी हुकूमत वक्त होती है उसका ये आइनी और कानूनी इख्तियार है कि अगर वो उतने वोट्स इकट्ठे कर ले तो वो आइन को बदल सकती है। और जो आइनी ढांचा जिस तरह भी हम बदलें, उस अल्टीमेटली उसने किस तरह काम करना है, उसका दारो मदार सियासी जमातों और हुक्मरानों पर ही होता है कि वो किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। सो बिलावजह ये कहना कि अगर एक तरमीम हो गई तो उसकी वजह से अदलिया की आज़ादी सल्ब हो जाएगी, ये मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर कम अज़ कम एक बहुत ही नामाकूल। अच्छा एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दें वकास साहब, ये जो सदर को इम्यूनिटी दी गई है, कहा जाता है कि दुनिया के 80 ममालिक से ज़्यादा में सदर को इम्यूनिटी हासिल है। अगर हम अपने किसी को दे देते हैं इम्यूनिटी तो इस पर एतराज़ है। वो दूसरी जो बात थी प्राइम मिनिस्टर की, स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की, उन्होंने वो वापस कर दिया, हम नहीं लेते। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? दुनिया में ये ऐसा नहीं होता? पाकिस्तान में डायनामिक्स भी चेंज है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फतवे भी फिर वो शुरू हो जाते हैं कि भाई जब ऐसी शख्सियात ने जो रिलीजियस शख्सियात थी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए, तो फिर ये इम्यूनिटी वाले मामला यहाँ पर क्यों हो रहे हैं? सो इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ एफसीसी की क्रिएशन के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं माइंड में कि सुप्रीम कोर्ट से ओवरलैप तो नहीं कर रहे, या उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको एम्पावर मज़ीद तो नहीं कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। देखिए जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो मुमलिकत का सदर होता है, उसको बहुत से लीगल सिस्टम्स में इम्यूनिटी हासिल होती है जब तक
वो ऑफिस में होते हैं और जो उनके ऑफिस में एक्शंस होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। अब इसकी तशरीह जो है वो हो सकता है कि किसी स्टेज पे वफाकी आईनी अदालत के सामने आए कि ये जो इम्यूनिटी है इसका एक्सटेंट क्या है, और जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पे बदकिस्मती से लोग समझते हैं कि हमारे तमाम मसाइल का हल जो है वो एक रास्ता अदालत से शुरू होता है और माज़रत के साथ अपना वकास साहब उसमें ये लिख दिया गया है कि इम्यूनिटी है, अगर सदर साहब दोबारा पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे तो फिर वो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब दोबारा अगर सियासत में आएंगे, कोई ओहदा लेंगे तो इम्यूनिटी नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी नहीं है आपके ख्याल में? जी मेरे ख्याल में तो काफ़ी है। देखें, और ये जो बहस अनफॉर्चुनेटली शुरू हो जाती है कि अच्छा ये दुनिया में कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, वो एक ला हासिल किस्म की बहस होती है। हमें सिर्फ ये तय करना है कि हमने अपने आइन में क्या लिखना है, और अगर वो चीज़ है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लें, और उसके नतीजे में अगर कोई सियासी बहस है तो जिन लोगों को भी इससे इख्तलाफ है, जमहूरियत में उनका यही काम है कि वो और लोगों को कायल करें कि अच्छा इसको इस तरह तब्दील कर दें या इसको इस तरह लिखें या ना लिखें। तो बजाय उस बहस में पढ़ने की बजाय लोग फ़ौरन उसको एक कानूनी सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। जो फ़ैसले हैं इस किस्म के वो अगर हमारे अवामी नुमाइंदे करें तो मेरा ख्याल है कि हम सही डगर पे चलेंगे, ना इसके कि हम हर चीज़ में अनइलेक्टेड जजेस को इनवाइट करें कि वो उसकी तशरीह करें और पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। बिल्कुल ठीक। और जहाँ तक वफाकी आईनी की अदालत की बात है, देखिए बहुत से मुल्कों में है, जिस तरह जर्मनी में भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सो ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन या उर्दू में इस्तेलाह इस्तेमाल करें तो जो आइन का ढांचा होता है, अगर हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जो कि मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था, तो उसमें कोई चीज़ मेरी नज़र में ना गैर कानूनी है ना गैर आइनी है। सिर्फ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी अच्छा चूँकि उनकी मर्ज़ी के लोग शायद अब वो फ़ैसले ना करें या उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले ना हो तो उनको इस पे एतराज़ हो। अगर इन्हीं लोगों को आप आज ये कह दें कि अच्छा XYZ की जगह और लोग इन पोजीशंस पे आ जाएं और डिज़ाइन यही रहे तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच साहब, एहतशाम साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में रिकॉर्ड इजाफा ऑटो इंडस्ट्री के लिए खतरा बन चुका है। मकामी सप्लायर्स को पुर्जाजात की तलब में कमी का सामना है, जिससे सालाना 48 से 60 बिलियन रुपए तक का नुकसान हो रहा है। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3 लाख अफराद को बराह रास्त और 2 मिलियन से जायद को बिलवास्ता रोजगार फराहम करता है, मगर हर दरामदी गाड़ी दर्जनों मजदूरी की नौकरियां जो हैं वो ख़त्म कर रही हैं या खा रही हैं। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी 2028 तक ख़त्म की जा रही है, जिससे तजारती पैमाने पर दरामद की नई अलगार मुतवक्के है। अब कैसे एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, इसी पर बात करने अब्दुर्रहमान एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स। साबिक चेयरमैन आपको वेलकम करते हैं अब्दुर्रहमान साहब। ये कहिएगा कि जो रीसेंट सर्ज आया इंपोर्टेड कार्स में, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स सप्लायर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स, उनका रोज़गार किस हद तक और कैसे मुतासर हो रहा है, और हुकूमत से इस वक्त आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं 2 वजाहतें पहले आपको दूं। एक स्कीम है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की, जिसमें अंडर गिफ्ट स्कीम, अंडर बैगेज स्कीम और अंडर ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंट स्कीम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में गाड़ी भेज सकते हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ी भेज सकते हैं। इस स्कीम को बेतहाशा मिसयूज़ किया जाता है, और बेसिकली ये जो स्कीम बेनिफिट देने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दी गई थी, उसके हवाले से कमर्शियल इंपोर्ट की जाती है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी पूरे पाकिस्तान में हज़ारों शोरूम्स हैं जिन पे ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ आती हैं और उनको बेचा जाता है। ये सारी ब्लैक इकॉनमी है। सारा पैसा जो है वो हुंडी हवाले से भेजा जाता है इसका पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान से बाहर पासपोर्ट ख़रीदा जाता है किसी ड्राइवर का, किसी प्लम्बर का, किसी मज़दूर का, और उसके तहत उसके पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए ये गाड़ी पाकिस्तान आती है और फिर बिकती है। और इसकी कोई ओवरसाइट नहीं है गवर्नमेंट की। FBR बेतहाशा टैक्स लूज करता है। ब्लैक मनी से ये गाड़ी खरीदी जाती है। कौन ख़रीद रहा है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, किसके नाम पे है ये गाड़ी, ये सारी चीज़ें एक
गोरखधंधा बनी हुई है। पिछले साल तकरीबन 25% पाकिस्तान में जो गाड़ी बिकी है वो ये इस्तेमाल शुदा यूज्ड कार है। इस पे IMF को इतराज़ था और इसको कुछ रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम मुतारिफ कराई है और वो स्कीम कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज्ड कार है, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए नहीं है। वो कोई भी उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने वादा किए हैं उसके तहत इंपोर्ट कर सकता है गाड़ी को और पाकिस्तान में बेच सकता है। तो ये दो तरीके से गाड़ी पाकिस्तान में आ सकती है। और कमर्शियल इंपोर्ट जो अलाउ की है वो ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में आया मैंने 3 गाड़ियां खरीद के किसी को बेच दी, ना उसके पार्ट्स हैं, ना उसकी कोई गारंटी है, ना वारंटी है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम ये मुतारिफ कराई है कि वो SEC पे रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी कि जो ये गाड़ियां इंपोर्ट कर सकती हैं और सिर्फ वही उन्हीं कंपनियों को आफ्टर सेल्स के लिए भी इंतजाम करना होगा, स्पेयर पार्ट्स का भी इंतजाम करना होगा और सर्विस का भी इंतजाम करना होगा, डीलरशिप डेवलप करनी होगी ताकि एक आम आदमी जो ये गाड़ी खरीदे उसके साथ धोखा ना हो और वो गाड़ी रोड पे चलती रहे और उसकी मेंटेनेंस पॉसिबल हो। लेकिन हुकूमत के पास एक वो एक्सक्यूज़ है और वो ये कहते हैं कि हमने फाइनेंशियल रूल्स को भी देखना है, हमने ट्रेड को भी देखना है। सो आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट क्या एक दरमियाना रास्ता निकाल सकती है, पॉलिसी चेंजेस या रेगुलेशंस क्या हो सकती हैं कि हमारी जो ऑटो लोकल इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की ये भी महफूज रहे? देखें सिलसिला सारा जो है जी सिलसिला सारा ये है कि पाकिस्तान एक 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क है। ऑटो इंडस्ट्री मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहलाती है और दुनिया के जितने भी बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं उधर गाड़ी बनती है। शायद ही कोई 2-1 एक्सेप्शन हों, शायद नाइजीरिया और बांग्लादेश 2 एक्सेप्शन हैं जिन मुल्कों में 8 करोड़ से ऊपर की आबादी है और वहाँ गाड़ी ना बनती हो। इन 2 मुल्क के अलावा मुझे कोई नहीं ख्याल आता। थाईलैंड ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, पाकिस्तान तो है ही, इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान, कोरिया, 8 करोड़ की आबादी जहाँ है वहाँ गाड़ी बनती है। बहुत ही जो पसमानदा मुल्क हैं वहाँ आबादी है और गाड़ी नहीं बनती और गुर्बत का आलम भी उसी हिसाब से है। हमें 25 करोड़ लोगों को रोज़गार देना है। ये हर गवर्नमेंट की प्राइम जिम्मेदारी है कि वो अपनी आबादी को रोज़गार दे। आखिर कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके नौकरियां करेंगे? आप अगर अपने मुल्क में कोई चीज़ नहीं बनाएंगे और दूसरों का उतरा हुआ या इस्तेमाल शुदा रिजेक्ट किया हुआ गाड़ी या माल पाकिस्तान मंगा के बेचेंगे तो वो कोई ऐसे मुल्क कर सकते हैं कि जिनकी थोड़ी सी आबादी है या जिनके पास बिल्कुल कोई सहूलतें नहीं है, ना दिमाग है, ना रिसोर्सेज हैं। अदरवाइज पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मैन्युफैक्चरिंग के को ख़त्म करके और यूज्ड किसी की उतरी भी चीज़ें पाकिस्तान में ला के बेचना किसी तरह फीजिबल नहीं है। हमारी ऑटो पार्ट इंडस्ट्री में 3 लाख लोगों की रोजगार डायरेक्ट हमारे मेंबर कंपनियों के अंदर है और ओवरऑल कोई 18 लाख की रोजगार है जो इस सेक्टर से वाबस्ता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और अगर गवर्नमेंट स्टॉप नहीं लगाती तो फिर इसका फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं और उस सूरत हाल में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जी देखिए, ये 25% हो गई है, अभी हम किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। कुछ कंपनियां जो है नहीं सरवाइव की हैं, बंद हो गई हैं। इसी तरीके से ये 25% का 35% होगा तो मजीद कंपनियां बंद होंगी और रोजगार खत्म होता जाएगा। अब ये अगर 17-18 लाख लोगों के रोजगार को गवर्नमेंट समझती है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके नज़दीक जो है वो एक काला धंधा है और उसको जारी रखना है, क्योंकि वहाँ एक प्रेशर है इंपोर्टर्स का कि जी हमें भी काम करने दिया जाए। हम पाकिस्तान जापान से पुरानी गाड़ियाँ खरीदेंगे और लाएंगे और इधर बेचेंगे। गाड़ियाँ डैमेज होती हैं, उनको इधर रिपेयर भी किया जाता है। क्लेम करते हैं कि जी 7 एयर बैग हैं इस गाड़ी में, ये किसी को नहीं पता होता कि 3 एयर बैग तो उसके इस्तेमाल हो चुके। एयर बैग जो है वो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा नया लगता है, वो कोई नहीं रिप्लेस होता। गाड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान में, बिकती हैं, लोग खरीद रहे हैं, रीसेल वैल्यू कोई नहीं है। 25% के बाद अब अगर इसमें मजीद इजाफा होता है या ये 25% में कमी नहीं आती
तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठती जाएगी और पहले बैठेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। ये लोग जो है इनके रोजगार का बंदोबस्त कहाँ होगा? और पाकिस्तान में ये एक सेक्टर क्यों है गाड़ी कि जिसकी यूज्ड की इंपोर्ट की इजाज़त दी जाती है। और मजेदार बात यह है कि इजाज़त नहीं दी जाती, उस इजाज़त पे सहूलत दी जाती है। आपको पता है हर जितने महीने चली हुई गाड़ी है उस पर 1% डेप्रिसिएशन अलाउंस दिया जाता है। और छोटी गाड़ियां जो हैं 1300 सीसी से नीचे, उनकी एक 2014 से ड्यूटी फिक्स की हुई है कि इस ड्यूटी के मुताबिक जो है उनकी गाड़ी असेस की जाएगी और उस पर डेप्रिसिएशन अलग दिया जाएगा। 2014 के बाद दुनिया में या पाकिस्तान में किस हद तक तब्दीली आ चुकी है। नई गाड़ी के ऊपर जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है मुतअद्दिद टैक्सेस नए लग गए हैं, मुख्तलिफ रूल्स आ गए हैं, मगर जो यूज्ड कार है वो 2014 के ही टैक्सेशन की फिक्सेशन पे इंपोर्ट की जा रही है। ठीक, इस इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना होगा और देखना होगा कि क्या ऐसे चेंजेस या अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे बिटकॉइन के हवाले से, जो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये कहानी है नाजरीन दौलत, धोखे और लालच की। एक ऐसी औरत की जो खुद को दौलत की देवी कहलाती थी, मगर हकीकत में लाखों लोगों की उम्मीदों पर डाका डालने वाली निकली। चाइना की 47 साल कियान नामी खातून ने फ्रॉड के लिए एक कंपनी बनाई, जिससे लोगों को क्रिप्टो से पैसा डबल करने के ख्वाब दिखाए। एक कंपनी बनाई और हज़ारों चाइनीज़ पेंशनर्स ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस खातून के हवाले कर दी। कियान ने इनके अरबों युआन लूटे, जिसकी मालियत तकरीबन 5.5 बिलियन पाउंड के बराबर थी, और झूठे पासपोर्ट पर चाइना से भागकर लंदन पहुंच गई। वहां साउथ लंदन के इलाके हेम्पस्टेड में 17,000 पाउंड्स माहाना किराए के एक मेंशन में रहती रहीं। वहां उसका काम क्या था? बिस्तर पर लेटे लेटे गेमिंग करना, महंगी महंगी चीज़ों की शॉपिंग करना और नित नए फ्रॉड के मंसूबे बनाना। उसने अपने मुआविनीन की मदद से लूटे हुए बिटकॉइंस को जायदादें खरीदी, नकदी और नवादरात में बदलने की कोशिश की, मगर किस्मत ने साथ छोड़ दिया और आखिर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने छापा मारकर 61,000 के करीब बिटकॉइन बरामद कर लिए, जो बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्त की है। अदालत में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अब उसे मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के जुर्म में सख्त सज़ा इसी हफ्ते में ड्यू है। ये कहानी बताती है कि दौलत के ख्वाब जब लालच में बदल जाएं तो इंसान ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी उजाड़ता है बल्कि ख़ुद को भी बर्बाद कर देता है, और उसका अंजाम अच्छा नहीं। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।